हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट नेट जेआरएफ एग्जाम। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट ए टू जेड ऑफ नेट जेआरएफ एग्जाम, जिससे जो भी स्टूडेंट्स को इस एग्जाम से रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स, क्वेरीज या कंफ्यूजन है वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। आई अश्योर यू, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है वो आसानी से खत्म हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज यूजीसी नेट एग्जाम। ये नेट एग्जाम क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है, हम इसके और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखो, तो जो नेट एग्जाम है ना, ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो एनटीए कंडक्ट करती है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो या फिर आप जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। जेआरएफ है जो उसे हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। अब हम इसे इजी वे में समझते हैं। जो नेट एग्जाम होता है ना, ये एक नेशनल लेवल का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेशनल लेवल का टीचिंग एग्जाम होता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप डिग्री कॉलेज में एज अ टीचर जॉब आपकी लग सकती है, एज अ टीचर आप पढ़ा सकते हो। उस टीचर को, नेट क्वालिफाइड टीचर को हम कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। सेकेंडली, जो जेआरएफ क्वालिफाई करता है, जो जेआरएफ क्वालिफाई करता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनता ही है, यानी उसका नेट तो क्वालिफाई हो ही जाता है, साथ में उसे मिलता है जेआरएफ, जिसे हम कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अक्सर स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों के लिए अलग फॉर्म फिल करना पड़ता है, प्रिपरेशन अलग होती है, सिलेबस अलग होता है, फीस अलग होती है एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो अब हम इसको क्लियर करते हैं। देखो, जब आप फॉर्म फिल करते हो, जब आप ये नेट एग्जाम का फॉर्म फिल करते हो, तो दोनों के लिए सेम ही फॉर्म होता है, कोई अलग फॉर्म नहीं होता है। सिर्फ आपको फॉर्म में ना मेंशन करना पड़ता है कि क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर जेआरएफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जब आप नेट क्वालिफाई करते हो, जब आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हो तो आप बन जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो ना, तो आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है, वो ये मिलता है कि आप कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, आप अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट कर सकते हो। और ये पीएचडी करने के लिए यूजीसी आपको देगी स्टाइपेंड, जो कि होगा हर मंथ 30K प्लस, यानी कि 30 से 35,000, कई जगहों पे 38,000 भी है पर मंथ। आपको यूजीसी जो है 30K प्लस तो देती ही देती है फॉर परसुइंग पीएचडी। ये डिफरेंस होता है नेट क्वालिफाई करने के बाद एंड जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद। आई होप आपका यहाँ तक ये जेआरएफ और नेट के बीच का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी के बारे में। नेट और जेआरएफ का जो एग्जाम है, नेट और जेआरएफ जो है, इसके लिए एलिजिबिलिटी दोनों के लिए एकदम सेम है, एक्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ जो है ना एज का जो है डिफरेंस आता है। दोनों एग्जाम में एक एज लिमिट रखी गई है जेआरएफ के लिए, जो हम अभी आगे देखेंगे। परसेंटेज रिक्वायरमेंट जो है इस एग्जाम के लिए, तो आपका मास्टर्स में 55% होना चाहिए। अगर आप जर्नल कैटेगरी यानी कि ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपका 55% मार्क परसेंटेज तो होना ही चाहिए मास्टर्स में। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका मास्टर्स में परसेंटेज होना चाहिए 50। एज लिमिट जो है जेआरएफ के लिए ना, एक एज लिमिट फिक्स कर दी है कि अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 31 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए, वरना आप एलिजिबल नहीं है। यानी जेआरएफ के लिए 31 ईयर से ज्यादा एलिजिबल एज नहीं है अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो। नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप 50 साल के हो, आप कितने भी साल के हो, आप नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है और आप कितने भी बार आप नेट एग्जाम दे सकते हो। लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो है ना, एक बेनिफिट दिया गया है, इनको रिलैक्सेशन दिया गया है कि जितने भी रिजर्व कैटेगरीज हैं प्लस वुमेन कैंडिडेट्स को भी ये बेनिफिट दिया गया है कि इनको जेआरएफ के लिए ना 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, विच मीन्स ये लोग 36 ईयर्स तक जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। सेम नेट के लिए कोई एज का लिमिट नहीं है एंड कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है। एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, अभी रिसेंट में ही एक नोटिफिकेशन आया है यूजीसी की तरफ से कि जो पीएचडी का एडमिशन है
एक न्यू नोटिफिकेशन है उसके लिए कि जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर जिन्होंने 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ है तो डायरेक्टली उनको डॉक्टरेट में एडमिशन मिल जाएगा। अब उस नोटिफिकेशन आने के बाद से उसका नेट या जेआरएफ के लिए रूल में क्या डिफरेंस आता है उसके बारे में अभी कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन नहीं आया है। इन फ्यूचर अगर ये आएगा तो मैं इन डिटेल उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन एज ऑफ नाउ उस चीज से रिलेटेड जेआरएफ और नेट से कुछ भी लिंक अभी तक नहीं आया है। ये तो क्लियर हो गया होगा कि मास्टर्स इज कंपलसरी फॉर दिस एग्जाम, लेकिन जो स्टूडेंट्स उनका मास्टर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन वो अभी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है तो वो भी एलिजिबल है ये एग्जाम देने के लिए। बट द ओनली कंडीशन हियर इज कि आपका जो आप क्वालिफाई जब ये करोगे एग्जाम तो वो ना प्रोविजनल बेसिस पे होगा, विच मीन्स कि ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद 2 साल के अंदर आपको आपका मास्टर्स भी कंप्लीट करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो अगर आप पास भी होंगे ना तो ये जो है आपका जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी करते हैं कि हमको किस सब्जेक्ट में नेट एग्जाम देना चाहिए। तो नेट एग्जाम हमेशा आप उसी सब्जेक्ट में दे सकते हो जिसमें आपने मास्टर्स किया हुआ है। मीन्स आपने जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है आप उसी सब्जेक्ट में एलिजिबल हो फॉर दिस एग्जाम। ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नेट की जो सब्जेक्ट लिस्ट में जिनका सब्जेक्ट नहीं आता है तो वो क्या कर सकते हैं, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है ना वो उसमें नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जिन्होंने सीए या सीएस किया हुआ है या एमबीए इन मार्केटिंग या बिजनेस फाइनेंस किया है तो अब इनका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो नेट में नहीं दिया हुआ है तो ये लोग जो है कॉमर्स में एग्जाम दे सकते हैं। सेम गोज विद जिन्होंने मास्टर्स इन ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस किया है तो वो लोग वुमेन स्टडीज में नेट जेआरएफ दे सकते हैं क्योंकि वो उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट है। आई होप ये वाला डाउट भी अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो नेट जेआरएफ का जो रिजल्ट होता है यानी जो उसका सर्टिफिकेट होता है जो हमें पास कर क्वालिफाई करने के बाद मिलता है इसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है ना वो लाइफ टाइम की होती है, यानी लाइफ टाइम तक आपका वो जो नेट सर्टिफिकेट है वो वैलिड होता है। लेकिन जो जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट होता है ना उसकी सिर्फ 3 इयर्स की लिमिट रहती है, उसके बाद जो है ना वो सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जिस ईयर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो विद इन 3 इयर्स यानी 3 साल के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना ही है, पीएचडी स्टार्ट करनी ही है। अगर आप नहीं लेते हैं तो 3 साल के बाद आपका जो जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है ना वो इनवैलिड हो जाता है। ये एग्जाम जो है ट्वाइस इन अ ईयर कंडक्ट होता है, जून एंड दिसंबर में। लेकिन कोविड-19 के बाद से इसका जो स्केड्यूल है ना वो टोटली डिस्टर्ब हो गया है और अभी तक ऑन ट्रैक नहीं आया है। लेकिन हमेशा जो है ना ये एग्जाम साल में 2 मरतबा जून एंड दिसंबर में ही होता है। नेट जेआरएफ का जो ये जो एग्जाम है इसका जो मोड है ना, मोड ऑफ एग्जाम जो है ये कंप्यूटर बेस्ड है, यानी ये एग्जाम ऑनलाइन होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न को। तो नेट जेआरएफ के एग्जाम में ना दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। जो पेपर टू होता है ना वो हमारा मास्टर्स बेस्ड होता है, यानी कि जो हम सब्जेक्ट हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी पे बेस्ड होता है हमारा कंप्लीट पेपर टू। विच मीन्स अगर हमने कॉमर्स में मास्टर्स किया है तो कॉमर्स होगा, सोशियोलॉजी में किया है तो सोशियोलॉजी होगा, साइकोलॉजी किया है तो साइकोलॉजी होगा। लेकिन जो पेपर वन होता है ना ये जर्नल पेपर होता है जो कॉमन होता है फॉर एवरीवन, यानी कि आप कोई भी स्ट्रीम को क्यों ना बिलोंग करो आपको पेपर वन जो है ना ये सेम होता है सब स्ट्रीम वालों के लिए। ये एग्जाम का जो पैटर्न है ना ये कंप्लीट एमसीक्यूज बेस्ड होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड होता है। एक क्वेश्चन दिया होता है, 4 ऑप्शन दिया होता है एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। दोनों पेपर जो है दोनों पेपर में एक एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए आते हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है। पेपर वन और पेपर टू में 10-10 यूनिट्स होते हैं। पेपर वन में 50 क्वेश्चन आता है फॉर 100 मार्क्स, पेपर टू में 100 क्वेश्चन आते हैं फॉर 200 मार्क्स। इस एग्जाम की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें ना कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। और सेम डे पे ये जो दोनों पेपर है ना सेम डे पे ही हो जाता है, यानी कि सेम डे 3 आवर्स पेपर विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि सेम डे में आप ये दोनों पेपर से फ्री हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ये जो पेपर वन है ना वो इस एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम बहुत ही इजीली 80+ मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं। ये जो यूनिट्स है ना 10 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सब एक सब्जेक्ट है और इनके पीछे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से ये जितने भी सब्जेक्ट है
ये कंपलसरी हमें करना ही करना है, हमें कैसे भी पढ़ना है अगर हमें नेट जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, वो ये है कि जरूरी नहीं है ना कि हर जो कोई नेट क्वालिफाई कर रहा है वो बीएड हो। अगर बीएड नहीं है तो उसको लॉजिक है कि भाई प्रैक्टिकल टीचिंग नॉलेज नहीं है। इसलिए हमको ये सब्जेक्ट दिया हुआ है ताकि हम समझ सके इसको, सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, कि हाउ अ टीचर शुड टीच, हाउ टू बी अ गुड टीचर, डिफरेंट मेथड्स कैसे यूज करना है, डिफरेंट रोल्स कैसे हमें प्ले करना है, एवरीथिंग अबाउट टीचिंग, जिससे हमारी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव हो सके। इसलिए हमको ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट दिया है। नेक्स्ट दिया है रिसर्च। ऑब्वियस है, हम अगर नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, जेआरएफ क्यों कर रहे हैं, या तो टीचिंग फील्ड में जाने के लिए या रिसर्च फील्ड में आने के लिए। अब अगर हमें रिसर्च फील्ड में जाना है तो वी शुड हैव अ बेसिक आइडिया ना कि भाई रिसर्च होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। इसलिए हमें ये दिया हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन, वो पैसेज में से आंसर फाइंड आउट करना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है, हम टीचर हैं, हम क्या करते हैं, वी कम्युनिकेट नॉलेज। हम नॉलेज को कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट्स को। तो हमें, अ टीचर शुड बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, तभी आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो पाएगी। इसलिए हमें कम्युनिकेशन सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ताकि टीचर, एज अ टीचर, हम ये समझ सके कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, हमें क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है जिससे हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके, और एट द एंड वो हमें टीचिंग हमारी कैसे इफेक्टिव बनाने में हेल्प करती है। इसलिए कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्यों दिया है, देखो जो करंट सिनेरियो है, जो करंट सिनेरियो है, इसमें टीचर्स को टेक्नोलॉजी यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टीचर्स को, हमको ये सब्जेक्ट इसलिए दिया गया है ताकि हम ये पढ़े और समझ सके कि हम हमारी टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए हम कैसे टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी के मीडियम से हमारी टीचिंग को और कितना निखार सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमको ये दिया हुआ है। साथ में पीपल एंड एनवायरनमेंट, पीपल एंड एनवायरनमेंट स्कूल में हमने किया हुआ है, ईवीएस, वो उसी से वो वही सब्जेक्ट है। लास्ट है हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम। हम डिग्री कॉलेज के टीचर बन रहे हैं, करेक्ट, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, तो जो हमारा जो डिग्री कॉलेज है ना, वो हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर आता है। देन इट्स ऑब्वियस कि हमें इसका बेस जानना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज हायर एजुकेशन सिस्टम, ये रन कैसे करता है, इसको फंड्स कहाँ से आते हैं, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस। ये ना एक बहुत ही करंट अफेयर टाइप्स का सब्जेक्ट है। इसके लिए ना हमें बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है, आए दिन कुछ ना कुछ ना चेंजेस आए आते रहता है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में। इसके लिए वी हैव टू बी वेरी अपडेटेड। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी इस यूनिट से रिलेटेड, इस सिलेबस से रिलेटेड हमने बात करी, वो आपको एकदम क्लियर है। आई होप कि आपके जितने भी डाउट थे रिगार्डिंग दिस एग्जाम, वो अब क्लियर हो गए होंगे। आप अपनी इस जेआरएफ की जर्नी में हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा फ्रेंड्स में, हर स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।